Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Let's take a look at the headlines first this evening. The cabinet approves India's 6th semiconductor unit in Uttar Pradesh under India Semiconductor Mission. WPI inflation dips to 13-month low of 0.85% in April. And benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises over 180 points. Nifty closes at 26,667. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत देश की छठी सेमीकंडक्टर इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी। देश में इस वर्ष अप्रैल में थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर 13 महीने के न्यूनतम स्तर 0.85% पर आई और घरेलू शेयर बाजार में आज फिर की गई लिवाली। प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 180 अंक उछला, निफ्टी 26,667 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इकाई HCL और फॉक्सकॉन के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयंत्र को प्रतिमाह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रतिमाह है। उन्होंने कहा कि जेवर में नई सेमीकंडक्टर इकाई में 39 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का पहले से ही निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस छठी सेमीकंडक्टर इकाई के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में विद्यार्थी और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। समझना चाहेंगे कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग है, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है, वह किस अवस्था में है और इस छठी इकाई के साथ हम कहां की प्रगति कर लेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये छठा यूनिट स्थापित किया जा रहा है और छठा यूनिट पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है। HCL और फॉक्सकॉन, HCL एक भारतीय कंपनी है, फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी है और दोनों के जो जॉइंट वेंचर से ये स्थापित हो रही है। 3700 करोड़ रुपए की लागत है इसमें और जो प्लान जो दिया गया है, जो हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर की जो प्रगति जो हुई है, थोड़ी देर में चालू हुई है, पर पिछले 1-2 सालों में हमने काफी प्रगति देखी है। यानी कि हमने जो सेमीकंडक्टर जिसे हम फैब्रिकेशन यूनिट कहते हैं, फैब यूनिट कहते हैं, उनके करीबन 6 यूनिट में काम चालू है और ये एक जमाने में बहुत 1980 में तो एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था चंडीगढ़ के पास, पर उसका हमने देखभाल नहीं किया। तो इसीलिए आज की जो स्थिति जो है उसमें हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है। मोबाइल फोन में बोलिए या कोई टेलीविजन सेट में बोलिए या जो रेडियो में बोलिए, जो भी चीज देखेंगे, अब गाड़ी के अंदर है, तो इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना टेक्निकली एक बहुत ही एक डिफिकल्ट काम है
और इस वक्त ताइवान जो कंपनी जो ताइवान में TSMC उसका जो करीबन 60% उसका मार्केट शेयर है। तो ये क्रिटिकल सेक्टर में अपनी एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ना, मैं समझता हूं कि ये एक स्ट्रैटेजिकली एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। और इसके साथ साथ अगर हम डिजाइन की ओर भी आगे बढ़ें, जिसके भी काफी एहसास हमें दिख रहे हैं कि डिजाइन में भी हमने काफी आगे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन्वेस्टमेंट भी है, टेक्नोलॉजी का भी आगे पदक्षेप भी है। Well, my question was going to be on self-reliance, So like you rightly mentioned, semiconductors are used in everything from everyday electronics to solar energy to whatnot, and even the defense sector, if that is more relevant in today's day and age. And it means new self-reliance in every sector. So typically, how long does it take for this kind of an industry to set up and establish itself and also to start giving returns? Well, the important thing about semiconductor is that there is something called the fabricated unit, which is the wafers, the chips, and then those chips have to be designed. What we are seeing in India today, that we are very, very advanced in our design capabilities, in the sense that only about, I think today only or a day earlier, the government has just actually inaugurated a new facility in Noida as well as in Bangalore to design a 3 nanometer chip, which is one of the world's most advanced chipsets. At one level we need to produce those chips. At another level we need to design those chips. So while we have the design capabilities, we do not have adequate manufacturing facilities, fabricating facilities, where we are still at 27 nanometer, 24 nanometer. We are not really going down, in a sense that if it is a 3 nanometer chip or a 5 nanometer chip, it is smaller and it can carry many more functions and operating signals. So therefore, it is important to go towards those lower nanometer chips and design them domestically, and as you said, improve and enhance our self-reliance capabilities in this critical sector, which is in everywhere, whatever we are doing, as demand is rising, and in times of on economic or any other kind of war situation, whether it is a tariff war or whether it is a actual war, the importance of self-reliance in these chips is very, very, very high. And therefore what we are doing by setting up these 6 units and enhancing our design abilities, we are actually helping our component sector. For example, we are now producing a large number of mobile phones in this country. Absolutely. Apple is producing this, bulk of it almost, the entire US supplies is going to come from India. So these will require chips. Now, if we also produce chips here, and those can be designed here, it will be of tremendous use. Absolutely, absolutely. And I think what we are seeing with the current scenario right now, self-reliance becomes of utmost importance, because it makes us immune to external pressures, right? And with that, let's also take a look at the next story quickly, which is about inflation. India's wholesale price index saw WPI-based inflation eased significantly to a 13-month low of 0.85% in April this year, down from 2.05% in March. According to the Ministry of Commerce and Industry data released today, annual rate of inflation based on the WPI food index decreased to 2.55% during last month from 4.66% in March. Primary articles category contracted to 1.44% in April from 0.76% in the previous month. Meanwhile, the fuel and power category also witnessed deflation of 2.18%, against growth of 0.2% in March. In the manufactured products category, which accounts for over 60% of this inflation basket, dropped to 2.62% from 3.07% in the previous month.
On a month-on-month basis, the overall index of WPI fell 0.19% in April, driven by a decline in prices of primary articles and fuel power. The ministry added that positive rate of inflation in April is primarily due to increase in prices of manufacture of food products, other manufacturing, chemicals and chemical products, manufacture of other transport equipment, and manufacture of machinery and equipment. So increase in manufacturing has been beneficial on every level, right? And if I understand correctly, so this inflation has been at a 7-month low, lowest since July 2019. So is that also likely to bring any rate cuts in the upcoming Monetary Policy Committee meeting? This figure is the WPI or the Wholesale Price Index data. This does not really contribute to the kind of calculations that the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has. But please remember that WPI is a producer's price, in a sense that Understood. This is the price at which the producers are buying things. So if there is inflation is coming down for the producers, then it is most likely, and with other things remaining the same, will lead to lower cost of production, which has a positive impact on the retail prices. And as we saw yesterday, that the consumer price index is also has reached a low level of 3%, so which is what the Reserve Bank of India will take note of, wherein the food prices, actually you will notice that the food inflation is lower in retail level than in the wholesale. In the wholesale, it is something around 2+, and in retail, it is 1.5 or so. So, on the whole, the inflation scenario looks very benign. We need to be cautious about inflation at all times, but as you rightly said, that it augurs very, very well for the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, which will meet in the first week of June and most probably will decide on taking its next stance, which, as most analysts feel, that there could be a further cut in interest rates. Understood. यानी कुल मिलाकर एक भी हम कह सकते हैं कि उत्साहजनक और अच्छी खबर है ये। एकदम सही कहा आपने, उत्साहजनक। लेकिन यहाँ पर यदि हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो फ्यूल और पावर कैटेगरी में 2.18% का डिफ्लेशन दिखा रहा है। तो ये डिफ्लेशन क्या शो कर रहा है और कुल मिलाकर इसका क्या तात्पर्य हम निकालें, ये अच्छा या कम अच्छा? जो फ्यूल की जो बात आपने की, वो क्योंकि ये होलसेल प्राइस है, ये थोक मूल्य की बात कर रहे हैं हम, ये मूल्य जो होलसेल लेवल में जो दामें आती हैं, और ग्लोबल अगर आप जो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ी बहुत नीचे और जा रही हैं, और उसी का जो आप प्रतिफलन दिख रहा है इस फ्यूल में। अगर आप ट्रेडिशनल वे से इसको देखें, फ्यूल और ये गुड्स प्राइसेस का कम होना शायद उतना अच्छा खबर हम नहीं कह सकते जी। पर अगर दाम कम होने से ये दाम, अगर कम दाम को अगर ट्रांसमिट कर सकते हैं हम, तो उसका इम्पैक्ट फाइनल प्राइस में हो, उससे मैं समझता हूं कि डिमांड में भी रिवाइवल आ सकती है, और उस डिमांड रिवाइवल से ग्रोथ को सहारा मिलेगा। तो हाँ, फ्यूल डिमांड कम है, इसका मतलब डिमांड में थोड़ी बहुत कमी है, पर ये अगर लोअर प्राइस फ्यूल प्राइस अगर अंतिम जो रिटेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में अगर कमी आ सके और उसमें अगर डिमांड बढ़ा सके, तो मैं समझता हूं अर्थनीति के लिए ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। आइए श्रोताओं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घरेलू शेयर बाजार की रौनक आज फिर लौट आई। कल हमने हल्की गिरावट देखी थी, परसों जबरदस्त लिवाली देखी थी, और आज फिर से हमारे जो निवेशक हैं वो खरीदने के मूड में देखे हैं। दरअसल दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव घटने की संभावना बढ़ने और महंगाई संबंधी आंकड़े अनुकूल रहने से शेयर बाजार में निवेशकों का रुझान अच्छा रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 182 अंक यानी 0.22% बढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 89 अंक यानी 0.36% बढ़त के साथ 24,667 दर्ज हुआ।
विस्तारित बाजार की ओर चलें तो यहां स्थिति कहीं अधिक अच्छी थी। छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.2% के आसपास वृद्धि हुई। स्मॉल कैप सूचकांक 1.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। Well, it's been quite an eventful day otherwise with the 52nd CGI of India. B.R. Gavai has been officially sworn in and the 78th Cannes Film Festival also kicked off today. So let's take a look at what the markets were like, what the day has been like for the markets overall. The benchmark domestic equity indices today ended with modest gains supported by buying across most sectors, following softer than expected inflation prints and easing geopolitical concerns. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 182 points or 0.22% to close at 81,331. The National Stock Exchange Nifty 50 advanced 89 points or 0.36% to settle at 24,667. The broader market indices at the BSE outperformed the frontline indices. The mid-cap index gained almost 1.2% and the small-cap index climbed over 1.6%. In the Sensex pack, 21 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, Tata Steel surged over 3.8%, Eternal added over 2.1% and Tech Mahindra increased 2%. In the top laggards, Asian Paints slid almost 1.8%, Tata Motors slipped over 1.2% and Kotak Bank dipped over 1.1%. In sectoral indices at the BSE, except BankX, which dropped 0.34%, all other sectors ended in positive territory. Among the top gainers, metal jumped over 2.4%, industrials as well as realty both advanced over 1.7% each. Commodities and capital goods both gained 1.49%. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,855 companies advanced. 1,121 declined and shares of 149 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 61 companies hit their 52-week high, while 13 companies hit their 52-week low. So, we've seen modest gains today, and Monday was a fantastic day. We saw a jump of about 4%. Yeah. Yesterday, there was profit booking. So, is it just the markets correcting to the current situation, or is it something else? No, I think the global situation is changing very rapidly. There was a time when there were worries over the tariff war launched by US President Mr. Donald Trump. There are now reports coming out where Mr. Trump is actually entering into a kind of an agreement with China, with whom the US had launched a massive tariff war with retaliatory tariffs being imposed by both the countries. So that the specter of a tariff war affecting the flow of trade, therefore affecting economic growth, that fear is considerably subsided. So that has made a positive impact to the overall market sentiment. Mm-hmm. At home, you had border tensions led to exchange of fires between two countries, India and Pakistan. That had impacted the sentiment in the market. Now, once all those things changed, with the global stability on trade front coming back to almost near normal situation, with only tariff only being ranging at 10% or so, India hoping to sign an agreement with the US very soon. So what you are seeing is that the market is recognizing that going forward there will probably be gains to be made. And if you look at a 1 year perspective, go back, both the Nifty and the Sensex growth, the returns have been around 12% or so. So which essentially means that markets are returning to a kind of a normal level, where the price earning shares are also returning to their normal levels. The volatility index has come down. So after a few weeks, I would say, the markets are showing signs of returning to a more stable and maybe looking forward
to higher growth, because remember the Q4 results have been good, and if inflation print is what they are, like the WPI wholesale price index and the consumer price index, price inflation is showing at a declining level. And if the Reserve Bank of India meets in the first week of June and presents as kind of a better policy which shows that the interest rates may come down further, then I would say that the outlook on the stocks will be positive. Understood. श्रोताओं, खबरों का सिलसिला अभी हम शेयर बाजार पर रखेंगे, लेकिन पहले जानकारी आपको देते हैं रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे मजबूत हुआ, 85 रुपए 27 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 100.61 पर चल रहा था। एक भी यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव था वह दूर हो चुका है अब, इसीलिए यानी कह लें घरेलू बाजार में हमने जोरदार वापसी देखी, बहुत तेज उछाल देखा। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बीच में नया तालमेल बनता दिख रहा है, अमेरिका और चीन दोनों ऐतिहासिक स्तर पर अपने कारोबारी शुल्क को ले गए थे, जहां से वास्तविक धरातल पर लौटते दिख रहे हैं। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि वास्तविकता के इस धरातल पर दोनों ही पक्षों द्वारा जो जमीनी सच्चाइयां हैं उन्हें ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है, या यहां भी बस कारोबारी, जैसे 90 दिन की बात चली है कि 90 दिनों के लिए ये योजना लागू होगी, उसे ध्यान में रखकर बाजार में फिर उथल पुथल के आसार आने वाले दिनों में हम दिखेंगे? क्या मैं समझता हूं कि जो टैरिफ और ट्रंप साहब ने चालू की थी, उसका जो उनको एहसास जो हो रहा है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम में जो एहसास जो हो रहा है, उनको ये मालूम पड़ रहा है कि अगर ये रिटेलिटरी टैरिफ या ये टैरिफ वॉर से उनके यूएस अर्थनीति में जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा, उनसे उनको जरा डर भी लगा। मैं समझता हूं कि फर्स्ट क्वार्टर की जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा थी वो 0.3% डिक्लाइन थी आउटपुट में, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अगर मान लीजिए वो 10% भी टैरिफ लगाएंगे, उससे इन्फ्लेशन में तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ही, और उससे ग्लोबल जो ट्रेड में उससे भी असर पड़ेगा, तो उससे ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों में गलत असर पड़ेगा। तो उससे मैं समझता हूं कि जो नया एहसास जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आया है कि जो आगे की जो रास्ता जो है वो टैरिफ वॉर से नहीं है, पर एक नई दिशा जो है जिसमें टैरिफ कम हो और ट्रेड ज्यादा हो, और ऐसे जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं उससे मैं समझता हूं कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो एक आश्वासन जैसा मिला है, और उसी का प्रतिफलन हमें दिख रहा है मार्केट में। जी। And I think right now is also the right time to talk about another subset of the market, which would be defense stocks. Now, companies which are into radars or missile guidance, AI, cybersecurity. So slowly and steadily, we've seen a shift of India moving from importing defense to exporting defense products. So just for the benefit of our listeners, how does a defense stock typically react to a situation like this? Well, I think India's defense company stocks have done very well in the last few weeks. It also is based on the kind of orders, the kind of orders they're getting, not only within the country but also from different markets. So defense companies are doing very well. Even while other stocks were not doing that well, defense stocks were doing very well. It reflects their own outlook, which are very positive right now, and which is why in a situation like this, defense companies will continue to do well. So in case you're looking for some new stocks, perhaps defense stocks would be the right ones to put on your watch list for now. And with that, moving on to the next story for this evening. Minister of State for Communications and Rural Development, Dr. Chandrasekhar Pemasani, has said that India has achieved one of the fastest
5G rollouts globally and deployed more than 470,000 base transceiver stations or BTS across the country in just 2 years. Dr. Pemasani said while addressing the Bharat 6G 2025 third international conference and exhibition in New Delhi today. He said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed the 5G revolution. India achieved one of the fastest 5G rollouts globally, deploying more than 470,000 BTS across the country in just over 2 years. We expanded 5G coverage to over 80% of our population, bringing high-speed internet to previously underserved rural communities. Through the Make in India initiative, we developed domestic 4G and 5G equipment manufacturing capabilities, and India has established the lowest 5G globally while maintaining quality service, democratizing digital access for all citizens. Well, those were the words of Dr. Chandrasekhar Pemasani for you. And on to the next story now about Russia and Ukraine. Ukraine and Russia are close to reviving direct peace talks for the first time since the last face-to-face discussions ended 3 years ago. Ukrainian President Zelensky has called on his Russian counterpart Vladimir Putin to meet at Istanbul in Turkey tomorrow for talks on ending the war, after Moscow proposed staging direct negotiations. Talking to reporters today, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the Russian delegation will be waiting for the Ukrainian delegation in Istanbul tomorrow. However, the Kremlin has declined to say who would be a part of its delegation and if President Putin will be attending the meeting or not. आइए चलें अब वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख रहा है। यदि हम बढ़त पाने वाले बाजार की ओर ध्यान दें तो हांगकांग का हैंग सेंग 2.3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। उधर घाटा उठाने वालों में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.26% और जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.14% घाटे में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्देशीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% घाटे के साथ चल रहे थे, जबकि लंदन का FTSE 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। And with that, a quick look at the US markets as well. US stocks ended mixed on Tuesday with the S&P 500 and the Nasdaq closing higher for a second straight day after softer than expected inflation numbers added to investor optimism. The Nasdaq composite rose 1.6% and S&P 500 gained over 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average dropped more than 0.6%. Earlier, the consumer prices rebounded moderately in April, with headline inflation increasing 0.2% last month on a monthly basis, after dipping 0.1% in March, according to the Labour Department's Bureau of Labour Statistics. The annual inflation rate fell to 2.3%, the lowest since February 2021, down from 2.4% in March. The core CPI, which excludes volatile food and energy prices, rose 2.8% on a yearly basis, matching the March print. And also, as for oil prices fell today. Meanwhile, traders awaited official weekly data on US crude oil inventories scheduled to release later today and OPEC's monthly oil report for better clarity on oil demand dynamics. Brent crude was trading over 1.1%, down at $65.89 per barrel. WTI crude was also trading over 1.1% down at $62.93 per barrel when reports last came in. नजर डालते हैं सर्राफा बाजार पर, जहां सोने चांदी की चमक आज फीकी दिख रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.96% घाटे के साथ 93,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.33% नुकसान के साथ 95,590 रुपए प्रति किलो पर थे। एमसीएक्स में जून आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 0.87% घटकर 92,878 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Many thanks for joining us today, AKB. And before we close, a reminder of the headlines once more.
The cabinet approves India's sixth semiconductor unit in Uttar Pradesh under India Semiconductor Mission. WPI inflation dips to 13-month low of 0.85% in April, and benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises over 180 points. Nifty closes at 26,667. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. This is us signing off for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.